हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह मुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल मॉडल्स के पार्ट 13 में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम मंडल फ्लेमिंग्स थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे। और एक स्पेशल नोट कि यदि आप पार्ट 1 से देख रहे हैं तो बिजनेस साइकिल मॉडल्स बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगे। एक्चुअली दो इकोनॉमिस्ट थे, रॉबर्ट मंडल और मार्कस फ्लेमिंग। इन्होंने साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पीरियड में लगभग लगभग एक ही जैसा एनालिसिस किया था। और इस एनालिसिस को ISLM BOP या मंडल फ्लेमिंग मॉडल बोलते हैं। बेसिकली मंडल फ्लेमिंग मॉडल एक ISLM मॉडल का एक्सटेंशन कहा जा सकता है, लेकिन ISLM मॉडल में क्लोज्ड इकोनॉमी को लिया गया था और इन्होंने इसमें ओपन इकोनॉमी को ले लिया गया। और एक और बात कि इन्होंने गुड्स और फाइनेंशियल मार्केट्स के बैलेंस के साथ साथ एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का एनालिसिस भी लिया। ओपन इकोनॉमी से क्या हम समझते हैं हम लोग? ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जब डीलिंग्स होती हैं तो इसका मतलब इंटरनेशनल बाउंड्रीज खोल दी गई हैं, ओपन इकोनॉमी है। और क्लोज्ड में डोमेस्टिक एरिया के अंदर होता है, उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी में बोल देते हैं। तो ISLM कर्व आप देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें गड़बड़ी ये है कि नॉइस ज़्यादा है थोड़ा। उस समय शायद टेक्निकल नॉलेज मुझे इतना नहीं था, तो वो रिकॉर्डिंग कैसे हुई आई डोंट नो। बट मैं ट्राई करूंगा कि उसको किसी और तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं या एडिट कर पाऊं। वो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो नई चीज़ इसमें आई है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके का बही खाता है पेमेंट्स और रिसिप्ट्स का, जब एक कंट्री पूरे वर्ल्ड में दूसरी कंट्री से डीलिंग करती है, क्या क्या बेचा बाहर और क्या क्या खरीदा। तो ये एक बैलेंस बनाने का या बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक बही खाता होता है। उसमें हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाए या इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए, डिपेंड करता है वो। तो उसी हिसाब से फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं अपने प्रोडक्शंस पर। तो एक इसका एनालिसिस भी इन्होंने अपने मॉडल में जोड़ा है। रॉबर्ट मंडल ने कैपिटल मोबिलिटी एंड स्टेबलाइजेशन पॉलिसी अंडर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट नाम का एक आर्टिकल लिखा था 1963 में। और ये डिपेंड करता था परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ कैपिटल पर, यानी जो कैपिटल हमारे पास है, मनी जो है, उसकी मोबिलिटी परफेक्ट हो रही है, उसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं है। यह भी मैं बताऊंगा आगे कैसे है, उस पर डिपेंड था इनका। और मार्कस फ्लेमिंग ने जो पेपर लिखा था डोमेस्टिक फाइनेंशियल पॉलिसीज अंडर फिक्स्ड एंड अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स 1962 में, ये डिपेंड कर रहा था इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी पर। ये इनके बीच में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था और दोनों को हम साथ में करेंगे। ओपन इकोनॉमी की बात हो रही है। ये हमको पता है कि प्रोडक्शन का मतलब होता है डिमांड गुड्स की कितनी है। डिमांड के बेसिस पर ही प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये डिमांड से क्या क्या और होता है, डिमांड में क्या क्या आता है? कंजम्पशन डिमांड होती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है, पब्लिक स्पेंडिंग्स होती हैं और नेट एक्सपोर्ट्स होता है। यानी कंजम्पशन डिमांड करवाता है, और अगर डिमांड है गुड्स की तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा वैसे गुड्स, इसलिए इन्वेस्टमेंट आ गया। और अगर ऐसे गुड्स हैं जो प्राइवेटली नहीं बन पाते तो पब्लिक को भी, यानी कि गवर्नमेंट को भी उसमें स्पेंड करना पड़ेगा। इसके बाद गुड्स अगर बाहर मांगे जा रहे हैं विदेशों में तो नेट एक्सपोर्ट आएगा उसमें। नेट एक्सपोर्ट का मतलब वो है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के माइनस करने के बाद बचता है, नेट एक्सपोर्ट है ना। एक्सपोर्ट जो हम बाहर बेचते हैं और इंपोर्ट हम जो बाहर से खरीदते हैं, ठीक है। तो इनको माइनस करके अगर हमारे पास कुछ बच रहा है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब वो पैसा हम कहाँ लगाएंगे? अपने प्रोडक्शन में। तो इक्वेशन बनता है y इक्वल टू सी वाई माइनस टी। ये क्या है? c से कंजम्पशन हो गया, ये इनकम हो गई, और t हो गया टैक्स। टैक्स वगैरह काट के जो बचा उसको हम कंज्यूम करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम भी कह सकते हो आप इसको। ये इन्वेस्टमेंट हो गया, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग या पब्लिक एक्सपेंडिंग हो गई, और ये हो गया नेट एक्सपोर्ट। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ये कांस्टेंट नहीं है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ है लेवल ऑफ सेल्स और दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट रेट्स। अगर सेल्स हमारी ज़्यादा है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और वो बिक रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको उतना ही उत्पादन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और उस प्रोडक्शन के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं, यानी पैसे की मोबिलिटी जो होती है हमारे मार्केट में, वो पैसा लोग लोन पे लेते हैं, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लोन नहीं लिया जाता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा हमको प्रॉफिट नहीं है, तो हम इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा है तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, यानी
सेल्स और इन्वेस्टमेंट पॉजिटिवली रिलेटेड हो गए और इंटरेस्ट रेट्स और इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली रिलेटेड हो गए। क्लियर। अब एक और चीज आती है एक्सचेंज रेट्स। जब हम नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सचेंज रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको वहां की करेंसी मिलती है, और वहां की करेंसी जब हमको मिलती है तो वहां का एक्सचेंज रेट काम आता है, यानी वहां की करेंसी किस रेट पर हमको मिल रही है और हमारी करेंसी का रेट क्या है। अगर हम डॉलर्स की बात करें, कोई चीज हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहां का डॉलर अगर हमको मिल रहा है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। वहीं नेपाल का रुपया हमको मिल रहा है तो हमारे लिए घाटे वाला सौदा है। तो एक्सचेंज रेट नेट एक्सपोर्ट पर बहुत बड़ा असर करता है। इसको हम ई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ई इसके साथ जुड़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू सी वाई माइनस टी प्लस आई में आ जाएगा आपका y और i। y मतलब आपका सेल्स हो गया यहां पर, और i से उसका इंटरेस्ट रेट्स हो गए, और g प्लस एन एक्स इसमें हमने e जोड़ दिया, एक्सचेंज रेट। तो ये इनका एक एनालिसिस था। एक्सचेंज रेट जुड़ जाता है तो फिर क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि IS कर्व क्या होता है। बेसिक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको देख लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं वो मार्केट जिसमें गुड्स और सर्विसेज को खरीदा बेचा जाता है। इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, यहाँ इंटरेस्ट रेट्स और यहाँ आउटपुट। अगर इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा है तो आउटपुट कम हो जाएगा, बनी बात है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट पर हमको पैसा अगर मिल रहा है तो हम नहीं लेंगे और प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आउटपुट आगे हो जाता है। मगर एक और चीज है, दैट इज एक्सचेंज रेट ई। इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से भी हमारा आउटपुट आगे पीछे होता है। अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा हो रहा है, सपोज अगर एक्सचेंज रेट कम है, सपोज आप नेपाल में कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, तो वहां की जो करेंसी आपको मिलेगी उसका करेंसी का एक्सचेंज रेट आपकी करेंसी के हिसाब से कम है। यानी जब एक्सचेंज रेट गिरा हुआ है तो क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट भी गिरेगा। आप जो भी चीज वहां बेचोगे उसमें पैसा कम आएगा, और जब पैसा कम आएगा तो आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे नहीं। ऐसी अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा है कहीं का, अमेरिका में हम कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो एक्सचेंज रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आउटपुट पर। इंटरेस्ट रेट तो करता ही है। इंटरेस्ट रेट हमारे अंदर का हो गया डोमेस्टिकली, और एक्सचेंज रेट वो करेंसी जो हम फॉरेन से अपने पास लाते हैं वो एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो अगर हम सम अप करें तो ये हमको समझ में आ गया है कि एक्सचेंज रेट ई अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। और IS कर्व, ये जो IS कर्व दिख रहा है हमको, ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, राइट की तरफ। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम और कॉम्प्लेक्स फिगर्स देखेंगे तो ये सारा ज्ञान आपको काम आएगा, ठीक है। इसको अगर आप कॉपी पे बनाते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो आपको आसानी समझ में आएगा। कई लोग मुझसे नोट्स मांगते हैं। देखिए, मैं वीडियोस बनाता हूं चीजों को समझ के और बहुत डिटेलिंग करता हूं, उसको मैंने कभी लिखा नहीं है ऐसा, उसके नोट्स मैंने कभी बनाए नहीं है, और बनाने बैठूंगा तो फिर वही बनाता रह जाऊंगा मैं। तो ये आप लोगों की ड्यूटी है कि जब आप लोग वीडियोस देखते हैं तो नोट्स खुद बनाइए। खुद बनाओगे तो वो आपको कम से कम याद तो रहेगा। पका पकाया मिल गया तो किसी कोने में पड़ा रहेगा, एग्जाम के टाइम में पढ़ लेंगे, और वो भी कैसा पढ़ना होता है आप लोग जानते हैं। तो नोट्स हमेशा खुद बनाने चाहिए, कहीं के भी लेक्चर्स हो, कोई भी बुक से कोई भी चीज आप प्रेफर कर रहे हो, लेकिन नोट्स आपके खुद के होना चाहिए जो आप एग्जाम टाइम में, मेन टाइम में आप रिवाइज करते हो। तो IS कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। कब? जब एक्सचेंज रेट ज्यादा होंगे, और अगर एक्सचेंज रेट कम हो गए तो क्या होगा, हमारा नेट एक्सपोर्ट गिर जाएगा। तो IS कर्व नीचे की तरफ आ जाएगा, और नीचे की तरफ क्या होगा, आउटपुट भी कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएंगे। तो इस तरीके का कोई सिचुएशन आ जाएगी IS कर्व में। दूसरा होता है LM कर्व, जिसको हम मार्केट फॉर मनी भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है M/P इक्वल टू LIY। ये क्या है? बेसिकली LM कर्व बताता है आपको मनी की लिक्विडिटी, मनी फ्लो कैसे हो रहा है आपकी इकोनॉमी में, खास तौर पर ओपन इकोनॉमी में, यानी हमारे यहां से दूसरी कंट्री में और दूसरी कंट्री से हमारे यहां पर मनी फ्लो किस बेसिस पर हो रहा है।
आसानी से हो रहा है या मुश्किल से हो रहा है। तो इसमें एम जो है वो है आपका मनी ऑफर्ड, जो है अमाउंट ऑफ मनी, और किस रेट पर वो हो रहा है उसकी प्राइस हो गई वो। एल क्या हुआ, लिक्विडिटी, या हम बोल सकते हैं डिमांड कैसी है उस मनी की। आई हो गया इंटरेस्ट रेट, वो भी रियल इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पर वो मनी हमको मिल रहा है मार्केट में। और वाई हो गई रियल इनकम, मतलब रियल इनकम हमारे पास आएगी, पैसा ज्यादा होगा रियल जो अभी आ रहा है एक्स्ट्रा, तो उस एक्स्ट्रा पैसे पर हम रियल इंटरेस्ट रेट पर ही लोन वगैरह ले सकते हैं आसानी से या कठिनाई से, तो वो कहलाएगी उसकी लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, और इसका कर्व बनता है इस तरीके से, आउटपुट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। देखिए ये अप ट्रेंडिंग है यानी कि पॉजिटिव है, और आईएस कर्व कैसा था, नीचे की तरफ यानी नेगेटिव था। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है आउटपुट का, इंटरेस्ट रेट। आउटपुट जब बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। क्यों, आउटपुट बढ़ेगा तो लोगों को इनकम ज्यादा मिलेगी, इनकम ज्यादा मिलेगी तो वो और ज्यादा आउटपुट करने की कोशिश करेंगे। अगर कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है आउटपुट करने में, प्रोडक्शन करने में, तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन जब बढ़ाएंगे तो उनको पैसा चाहिए, पैसा वो मार्केट में जाकर डिमांड करेंगे, तो मार्केट में पैसा मिलता है ब्याज पर, इंटरेस्ट रेट पर। तो जब पैसे की वैल्यू ज्यादा होगी, लोग ज्यादा पैसा मांगेंगे, तो मार्केट में भी उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे कि उसकी डिमांड ज्यादा है मनी की। तो मनी का फ्लो जब बहुत ज्यादा होता है और डिमांड ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन वो तभी तक बढ़ते हैं जब तक हम उसको अफोर्ड कर सकें, हमारा प्रॉफिट उससे ज्यादा होना चाहिए। हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, ताकि हम ब्याज भी चुका दें और हमारे जेब में भी कुछ पैसा बच जाए। अगर नहीं बच रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट पर हम पैसा नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। यानी तब तक लेंगे जब तक हमारे लिए फायदेमंद है। इसलिए ये कर्व इस तरीके से पॉजिटिवली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सम अप करें इसको अगर एलएम कर्व को, तो कर्व पॉजिटिव है, आईएस कर्व नेगेटिव था, और ये स्लोप रिलेशनशिप किसके किसके बीच में बता रहा है, आउटपुट और इंटरेस्ट रेट के बीच में, वो भी पॉजिटिव। इसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व। ये इस तरीके का दिखता है, ये बताता है वो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम पे रहेगा। यानी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे प्रोडक्शन का और इंटरेस्ट रेट का जो गारंटी देगा कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फायदेमंद है, हमको पैसा दे रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका पैसा हमारे पास आता है, इसको हम बोल देंगे रेसिप्ट्स। और जब हम कुछ चीज इंपोर्ट करते हैं तो पैसा चला जाता है, पेमेंट हो जाती है। तो अगर वो पेमेंट कम है और जो आ रहा है वो ज्यादा है हमारे पास, तो हमारे लिए फायदेमंद है। तो हम उसको पैसे को कहां लगाएंगे, आउटपुट पर यानी प्रोडक्शन पर, हम और प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट हमको फाइनेंस कर रहा है। तो इस तरीके से इसको गढ़ा जाता है, बनाया जाता है ऐसे इंटरेस्ट रेट पर कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमको फाइनेंस कर सके और हमारा आउटपुट अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ता ही जाए। तो जब तक बढ़ रहा है तब तक वो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके काम का है। लेकिन जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो इंपोर्ट भी बढ़ जाएगा। क्यों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्शन बढ़ता है तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए कि इंपोर्ट बढ़ना चाहिए, सोचिए। देखिए जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों की जेब गर्म होगी, इनकम बढ़ जाएगी, और जब इनकम बढ़ जाती है तो लोग इंपोर्टेड माल खरीदते हैं, मतलब लोग इंपोर्ट्स पर ज्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं, तो इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। जब बहुत ज्यादा आउटपुट बढ़ने लगता है तो इंपोर्ट्स बढ़ने लगते हैं, और जब इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो ये हमारे इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तब तक जब तक हम इस इंटरेस्ट रेट को फिर से ऊपर या नीचे नहीं करें, खास तौर पर ऊपर करें, ताकि, और ऐसा ऊपर करें कि ताकि हमारा जो मनी की जो मोबिलिटी है, कैपिटल की जो मोबिलिटी है, वो बनी रहे। इतना ज्यादा नहीं कर देना आपकी उस पर कोई लोन ही ना ले पाए, उतना रखना जितने पे कैपिटल मोबाइल होता रहे, इनफ्लो होता रहे, उसका मेंटेन रहे, ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे हमारा। मोबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो ये ज्यादा फ्लैट आएगा कर्व, आउटपुट हमारा बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व बन जाता है। मगर इसको यूज कैसे करना है, जब कोई भी पॉइंट इसके ऊपर का होगा इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के, तो क्या होगा,
उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, और इसके नीचे होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। यहां हमारे पास कमी हो गई है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, हम अब अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस नहीं कर सकते। यहां सरप्लस है तो यहां हम अच्छे से फाइनेंस भी कर सकते हैं और ओके, ऊपर से हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा सरप्लस होता जाएगा तो दिक्कत भी है, क्योंकि फिर वो पैसा इंपोर्ट्स बढ़ा सकता है। ये तीनों मिलाकर रॉबर्ट मंडल ने और मार्कस फ्लेमिंग ने ISLM BP मॉडल दिया है। अब हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।